तो नमस्कार दोस्तों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो प्रैक्टिस सेट में पहले 1 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के दिए हुए हैं। इनको हम छोड़ करके सामान्य जानकारी के प्रश्न वीडियो में कवर करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गोचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती हैं? तो गोचा पर्व बस्तर संभाग की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव पूरी रथ यात्रा के समान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ा हुआ है। यह वार्षिक उत्सव जुलाई माह में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है इसका बी, बस्तर। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन है सी, 14 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो राइट आंसर है इसका सी, 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था और इनकी रचनाएं हैं लेटर्स ऑन योगा, द मदर और योगा समन्वय। तो राइट आंसर है इसका सी, 1872। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। इसके 8 सदस्य देश हैं। रीजनल कोऑपरेशन, इसमें 8 सदस्य देश हैं और बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। सार्क के 8वें और नवीनतम सदस्य के रूप में वर्ष 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, चीन, क्योंकि आसियान जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर सहित कुल 5 सदस्यों के साथ हुआ था। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है, जो इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई एवं लाओस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी, चाइना, क्योंकि चाइना इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनको यह सम्मान 2014 में दिया गया था। इसके अलावा इनको मिलने वाले सम्मान हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका बदला हुआ नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, और पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां को वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक प्रमुख राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें सरहदी गांधी बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ डी, खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा संबंधित है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण से है। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसे वैश्विक जगत में शांति के संदेश के रूप में स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, भारत के परमाणु परीक्षण से। अगला क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में पहली यूथ 20 इंसेप्शन बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो फरवरी 2023 में पहली यूथ 20 इंसेप्शन बैठक 2023 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई। बैठक में उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी आदि विषयों पर चर्चा की गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, गुवाहाटी, जो कि असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कुल 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर रहा, जबकि प्रथम स्थान पर नॉर्वे एवं अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ डी, 150वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के अनुसार वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो दिसंबर 2021 में टेस्ला एवं स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्ष 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस संसद को सर्वश्रेष्ठ संसद के लिए पुरस्कृत किया गया? मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो मार्च 2023 में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो गया डी, असदुद्दीन ओवैसी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची विश्व प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो अक्टूबर 2022 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजसमंदम के नाथ द्वार में विश्व की सबसे ऊंची विश्व मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया। इसमें भगवान शिव ध्यान मुद्रा में दर्शाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, नाथ द्वार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित रहती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे संवेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, भार, विद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, कोणीय गति और चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, कोणीय गति, और शेष सभी ऊष्मा, कार्य, समय अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इस बल आघूर्ण की दिशा प्रयुक्त बल की दिशा के समान होती है, और बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र ml⁻² और T⁻⁻² होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, प्रयुक्त बल की दिशा के समान। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, एक्सा। अगला क्वेश्चन है, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो इसका राइट आंसर है सी, गति का, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। एक तोप का फायरिंग के पीछे हटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव की स्थिति क्या रहेगी? तो स्थिर जल में स्थित नाव पर खड़ा व्यक्ति यदि तट की ओर चलता है तो वह आगे की ओर बढ़ता है, अतः प्रक्रिया स्वरूप एक बल नाव पर पीछे अर्थात तट से दूर की ओर लगता है, जिसके कारण नाव तट से दूर होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, तट से दूर होती जाएगी। अगला है, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो इस
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, दबाव। दबाव भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री के किसके बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अगला है तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः। तो ताप वृद्धि पर सामान्यतः पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये परस्पर दूर हटते हैं और इसलिए इस दिशा में आयतन बढ़ने से पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। अगला है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण को यदि ऐसे गोलीय दर्पण का भाग माना जाए जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो तो इसकी फोकस दूरी भी अनंत या असीमित होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, असीमित। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एक एसआई इकाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डायोप्टर लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? तो ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी युक्त रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह धारा के रूप में होता है। इसके अलावा जनित्र अथवा डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और मोटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विकल्प में दिया हुआ इन्वर्टर, इसका प्रयोग डीसी को एसी में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, बैटरी। अगला है हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन एवं प्रोटियम के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल दो या अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का कोलाइडी विलयन होता है। इसमें एक तरल दूसरे तरल में महीन बूंदों के रूप में स्थित रहता है, जैसे कि दूध का एक घोल, इसमें वसा जलीय विलयन के रूप में घुला रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, द्रव में द्रव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो अमोनिया जल में अधिक घुलनशील गैस है और यह पानी में अमोनिया का विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, जिसका आणविक सूत्र होता है NH4OH। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर मॉडल कहा जाता है। तो जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर पल्म और पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इन्होंने इसे वर्ष 1904 में प्रस्तावित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, पल्म और पुडिंग। अगला है मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है विषमांगी मिश्रण, क्योंकि मिट्टी या मृदा में अनेक प्रकार के मिश्रणीय और अमिश्रणीय पदार्थ मिले रहते हैं, इसलिए इसे एक विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। अगला क्वेश्चन है एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो। तो वायवीय वातावरण ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन
आसानी से उपलब्ध हो। वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि ज़्यादातर पौधों तथा जंतुओं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, वायवीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? तो उपास्थि डिस्क श्वास नली या ट्रेकिया को दृढ़ता प्रदान करता है तथा उसे नष्ट होने से बचाने में सहायक होता है। राइट आंसर हो गया सी, उपास्थि डिस्क। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो प्रोथॉम्बिक नामक पदार्थ के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं और इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर रहता है। और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, प्रोथॉम्बिन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। तो पेट्रोल, डीजल एवं कोयला आदि ईंधन को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इन ईंधनों में कार्बन सी पाया जाता है। अपूर्ण दहन से कार्बन बचा रह जाता है, जो बाद में CO या कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करने लगता है और यह एक विषैली गैस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, बैंक दर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यावर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है? तो अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यावर्ती वस्तुओं से हमारा तात्पर्य पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचे जाने वाले सामान से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भीतरी भूमि, ऑप्शन डी सही है, जिसे इंग्लिश में हिंटरलैंड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग 4A या अनुच्छेद 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और इसे स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बी है 10, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। मतलब अनुच्छेद 51 के समय निर्धारित किए गए थे 10, और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा आंसर ए होगा 11, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 10। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों, और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए और अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा या करने से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, अनुच्छेद 49।
अगला है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद एवं संदेहों की जांच पड़ताल व निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 फर्स्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अंतिम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 123। अगला है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा सचिव की सहायता से करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, 26 जनवरी 1950। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो अनुच्छेद 348 फर्स्ट में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, 348 फर्स्ट। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक संवैधानिक निकाय है। दिए गए विकल्पों में चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 में इसके गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 205 के अधीन गठित एक विधिक निकाय है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन का विघटन की सिफारिश करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। इस अनुच्छेद को संविधान में 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया और अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य से और अनुच्छेद 371C मणिपुर राज्य से संबंधित है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, अनुच्छेद 371F। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता का विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 5 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र से संविधान के आधार पर बनाई गई है? किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर बनाई गई है? तो भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर बनाई गई है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति आदि उपबंध लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 1906 में। अगला क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? नवंबर 2030 में पहला गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स महल लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, 1930। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय का पुनरुत्थान किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, थल सेना, क्योंकि 4 जुलाई 1943 को INA का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। राइट आंसर है बी, थल सेना। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जबकि इसकी लोकप्रियता गांधी जी ने दिलाई थी। अगर विकल्प में यूसुफ मेहर अली नहीं है तो आप गांधी जी को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, भारत सरकार अधिनियम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा शुरू हुई थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी सही है। अगला है, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? मराठी साप्ताहिक अखबार केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे और जो बाद में इसके संपादक भी बने। इसके अलावा अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार मराठा के प्रथम संपादक भी बाल गंगाधर तिलक रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। अगला है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू
का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी थी और इंग्लैंड में पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री थी। उन्हें पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का सम्मान भी मिला और वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी नियुक्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, महात्मा गांधी। अगला है सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, जिसे एक सौर दिवस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून सौरमंडल के बाह्य ग्रह हैं, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति एवं मंगल ग्रह की कक्षाओं में मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शनि। अगला है ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो वायुमंडल में अधिकांश ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर स्थित वायुमंडल में ओजोन का रिक्तीकरण सबसे अधिक हुआ है। वायुमंडल से ओजोन का क्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ध्रुवों। अगला है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो उत्तर या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। सभी देशांतर रेखाएं लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं और वृहत वृत्त कहलाती हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो इस क्वेश्चन में विकल्पों में इसमें कोई भी सही नहीं है, तो राइट आंसर है इसका ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, शीतोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है। यदि पूर्व में गुहार मोती स्थित है, उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, इंदिरा पॉइंट। अगला है भारत के दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो भारत के दक्षिणी सिरे का नाम इंदिरा पॉइंट है और यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है पूर्णतः कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूर्णतः कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है। तो गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई सिटी और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ सी, उत्तर पूर्वी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल के मौसम का एक प्रकार नहीं है। तो भारतीय कृषि वर्ष में 3 फसल मौसम पाए जाते हैं, जिन्हें जायद, खरीफ तथा रबी कहा जाता है। रबी तथा खरीफ फसलों के मध्य शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। मेनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, बोरो, क्योंकि भारत में फसल के मौसम का एक प्रकार नहीं है बोरो, बाकी शेष जायद और रबी और खरीफ ये सभी भारत में फसल मौसम के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है। तो भारत के झारखंड राज्य में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रणाली को झूमिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है डी,
झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य वर्ष 1978 से प्रारंभ हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है बी, भागीरथी। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। इसके अलावा जल, पवन, समुद्री लहरें, बायोमास, यूरेनियम आदि से भी विद्युत पैदा की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड चट्टोग्राम जो कि बांग्लादेश में पड़ता है और से काबुल अफगानिस्तान तक जाती है, और यह भारत में अमृतसर को कोलकाता से जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, अमृतसर से कोलकाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। अब इसका परिवर्तित नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में एवं मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, कांडला, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेलगाम हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बेलगाम हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य का सबसे पुराना हवाई अड्डा है, और इसकी स्थापना वर्ष 1942 में रॉयल वायुसेना द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ डी, कर्नाटक। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजरी में सीमेंट उद्योग भी स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, चूना पत्थर। अगला है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया डी, चूना पत्थर। अगला है किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा, जिसे पर्यावरण समर्थन कहा जाता है, कहलाती है? वहन क्षमता अर्थात जनसंख्या वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, वहन क्षमता। अगला है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो वन, जल एवं खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि सड़कें प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, सड़कें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह निर्वनीकरण के कारणों में से एक है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगरों और वास स्थानों का विस्तार वनों एवं जैव विविधता को प्रभावित करता है। नगरों की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी वनों की कटाई से वन क्षेत्र कम हुए हैं। इसके विपरीत हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि एवं मृदा अपरदन वनोन्मूलन या विनिर्मीकरण के प्रभाव हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, नगरीकरण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है। एक तो संरक्षित वन, और दूसरे राष्ट्रीय वन, और तीसरे ग्राम वन, और चौथे वृक्ष भूमि। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। इस प्राधिकरण का लक्ष्य वर्ष 2020 तक गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व
अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिलाना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फरवरी 2009 में। अगला है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर वर्ष 2011 तक भारत का जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या। अगला है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में तिलहन उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। तो कोबाल्ट यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे आंसर शीट में इसका आंसर बी दिया गया है, जिंक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है, आप लोग इसे देख लेना बाद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, लेकिन ये भी वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा जल में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के कारण जल प्रदूषण कर सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जल प्रदूषक के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य हिस्सेदारी के संदर्भ में उड़ीसा और गुजरात शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, गुजरात एवं उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मरकाना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और यहाँ सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है और इसे मरकाना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मरकाना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए, मरकाना। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी विषय परक मानचित्र से प्राप्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी, विषय परक। राइट आंसर है सी, विषय परक। और ये रही आप लोगों की आंसर शीट, आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।